मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं काल सर्प दोष के संबंध में। काल सर्प दोष क्या होता है, कैसे होता है और क्या होता भी है कि नहीं होता है, इसका वर्णन किसी शास्त्र में या किसी ग्रंथ में पहले से दिया गया हुआ है। ये हमारी सोच है या यूँ कह लीजिए कि कुछ पंडितों की दिमाग की उपज भी है और कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है कि नए विद्वानों ने कुछ खोज की हो। तो काफ़ी हद तक क्या काल सर्प योग सबके लिए खराब होता है, क्या किसी के लिए काल सर्प योग अच्छा भी होता है? तो इस संबंध में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। काल सर्प दोष की नाम सुनते ही हमारे मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है या यूँ कह लीजिए कि हमारे कोई भी काम नहीं बन रहे होते हैं, किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक संबंध के या वैवाहिक जीवन के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और कहीं उन्हीं खानों पर काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है और हमको फलाने पंडित जी ने बता दिया कि रे आपको तो काल सर्प योग है, अब आपको तो पूजा ही करानी पड़ेगी। ये सुनते ही हमारे मन में 10 तरह के विचार कौंधने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काल सर्प योग को सुनते ही जो उन्होंने कहा कि आप जाप करा लीजिए, पूजा करा लीजिए, तो हम लोग जाप पूजा करवा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें कोई फल नहीं मिलता। तो हमको बाद में लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा खराब होने वाला था, अब कुछ खराब कम हुआ है, या कुछ भी अपने मन को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन मित्रों, काल सर्प योग की जो हम बात करने जा रहे हैं, हमने अभी तक जो भी पुराने कोई भी शास्त्र वगैरह आप देखें, जैसे कि अगर हम पुराने ऋषि मुनियों के संबंध में बात करते हैं तो वराह मिहिर जी या पराशर जी, इनके किसी ग्रंथ में हमें काल सर्प योग के बारे में ज़्यादा सुनने को कुछ भी नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा सर्प श्राप या सर्प दोष इस तरह के तो शब्दों का हमने इस्तेमाल करते हुए देखा है इन पुस्तकों में। इसके बाद अगर बिल्कुल अब नए युग की बात करते हैं, मतलब 1900 के बाद की बात करते हैं, तो वी रमन जी हो गए, के राय जी हो गए, ये भी इस युग के अच्छे विद्वानों में इनकी गिनती होती है। इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा, तो इनके भी किसी भी पुस्तक में इस तरह का हमें कोई काल सर्प योग संबंधी कोई जानकारी विशेष नहीं मिली। अब तब लगता है कि जब वराह मिहिर जी ने, पराशर जी ने, अब नए युग की बात करें जो सही में विद्वान श्रेणी में आते हैं, वी रमन जी, के वी राव जी, इनके भी किसी, जब हम पत्रिका में, पुस्तक में, किसी भी इनके ग्रंथ में जब इस तरह की चीज नहीं सुनते हैं, तो हमको लगता है मन में कि क्या है ये भ्रम है, कि यूँ कह लीजिए कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि ये सही है कि गलत है। अब लेकिन जो नए विद्वान आए हैं वो बहुत लोग चर्चा करते हैं इस पर, या यूँ कह लीजिए कुछ लोगों ने इस तरह की बातें करनी चालू करी है कि जैसे कि बहुत बुरा ये योग है, तो लोगों को डरवाने का काम करना है। ये यूँ कह लीजिए कि काल सर्प योग हमने एक अस्त्र बना लिया है कुछ लोगों ने, जिसको कि सामने वाला जब कोई यजमान आता है उसको केवल डरवाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम अब बात पुरानी छोड़ देते हैं। जो हमने काल सर्प योग पढ़ा है, जो हमने समझा है, जो अपने अपने अनुभव में देखा है, मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ और मैंने भी बहुत दो कुलियों में काल सर्प योग देखा, और राहु या केतु की दशा महादशा भी चल रही थी, उस समय भी देखा कि उनके पास अथाह संपत्ति है और जो उनके जो सुख रुके हुए थे वो सुख उनको मिलने लगे। अब लगता है कि ये काल सर्प दोष था, इसके बाद भी ये पूर्ण रूप से संपन्न है, सब कुछ इनके पास आ रहा है, जा रहा है, तो फिर कैसा काल सर्प योग है? तो मित्रों, इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने फिर अपने हिसाब से भी कुछ देखा, और जो हमारे साथ के हमारे गुरुजन कह लीजिए या थोड़ा सा सीनियर थे, उनसे भी हमने चर्चा करी इस संबंध में, जो कुछ निचोड़ निकल के आया काल सर्प दोष का। और फिर हमने उस चीज को बहुत प्रैक्टिकल समझने का भी प्रयास किया। जो हमारे पास यजमान आते हैं कुंडली लेके, ऑनलाइन भी काम होता है, उन लोगों को भी देखा, उनसे हमने हालात पूछे कि काल सर्प योग चल रहा है, आपकी पत्रिका में योग है, तो आप और आपकी राहु की या केतु की महादशा भी चल रही है, तो आपके साथ इस समय जीवन में क्या बीत रहा है? तो जो इसका निष्कर्ष है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो शिक्षार्थी हैं, जो क्या कहते हैं ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं, उनके लिए कुछ अपना सा अनुभव आपके साथ साझा किया जाए। और हाँ, जिनके कुंडली में नए युग के हिसाब से काल सर्प योग था और जो दिक्कतें भी थी, तो हमने उनको कुछ दिक्कत खत्म करने के कुछ उपाय भी बताए, जो मैं आपको अभी वीडियो के अंत में बताने का प्रयास करूंगा।
तो काल सर्प योग होता क्या है? तो काल सर्प योग यूं मान लीजिए कि हमारी जो पत्रिका में 12 खाने होते हैं, एक तरफ राहु हो एक तरफ केतु हो। क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने से सातवें होते हैं, और राहु केतु वक्री होते हैं। हम राहु केतु के बीच में सारे ग्रह, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो आपके मेष राशि में राहु महाराज बैठे हों या केतु महाराज बैठे हों, और सप्तम आपका घर है वहां पर राहु या केतु महाराज बैठे हों, और जो शेष जितने भी ग्रह हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 इनके मध्य में ही बैठे हो, या फिर 8 9 10 11 12 और 1, समझ गए? जो पत्रिका के एक तरफ सारे ग्रह बैठे हो या फिर दूसरी तरफ सारे ग्रह बैठे हो, और दोनों का जो स्टार्ट और अंत है वो राहु केतु से स्टार्ट होता है, तो हम इसको काल सर्प योग कह लेते हैं। अब कुछ लोगों ने आंशिक काल सर्प योग की भी परिभाषा गणित की, तो फिर उनके हमने देखे, थोड़ा सा अनुभव देखा, तो उनका कहना यह था कि अगर राहु केतु के एक्सिस से अच्छा है, जो उसके एक तरफ ग्रह है उसके बाहर केवल अगर चंद्रमा हो केवल, तो उसको आंशिक काल सर्प योग कहते हैं, और अगर चंद्रमा ना हो मंगल हो तो भी उसको आंशिक काल सर्प योग कहते हैं। अर्थात राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह हों और एक ग्रह चंद्रमा या मंगल केवल बाहर हो, केवल चंद्रमा या केवल मंगल, तो उसको आंशिक काल सर्प योग कह दिया जाता है। और इसी प्रकार अगर चंद्रमा मंगल एक साथ बाहर हो गए तो फिर वो काल सर्प योग नहीं है, ऐसा हमारे विद्वान लोग परिभाषित करते हैं। अब पंडित जी ने देखा कि सारे ग्रह एक तरफ बैठे हैं, और उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि हाँ आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। हम डिग्री नहीं देखते, डिग्री नहीं समझते, केवल वो दिखा देते हैं, ये देखिए यजमान राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जीवन में जितनी भी आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उसके लिए केवल ये काल सर्प दोष ही उत्तरदायी है। अब आप तुरंत क्या कहते हैं इसकी पूजा करा लीजिए, आपको इससे लाभ मिल जाएगा। अब ये हो गई बात। अब जो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, तो काल सर्प योग सबसे पहले तो जो हमने अपने जीवन में देखा कि जो चूंकि राहु और केतु वक्री होते हैं, ये उल्टी चाल चलते हैं, और सारे ग्रह आज 10 नंबर पे हैं, मकर राशि पे हैं, तो अपना समय पूर्ण करने के पश्चात वो कुंभ राशि पे जाएंगे, फिर कुंभ राशि पे समय पूर्ण करने के पश्चात मीन राशि पे जाएंगे, और फिर मीन राशि पे समय पूर्ण करने के बाद मेष राशि में। इस प्रकार वो अपना समय पूर्ण करने के पश्चात अपनी राशि से एक घर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन राहु केतु जो कि 18 वर्ष का राहु होता है और 7 वर्ष की जो महादशा वो होती है केतु महाराज की, तो इन लोगों की जो दशाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक राशि पे कितने दिन में राहु केतु रहते हैं, तो एक राशि पे लगभग 1.5 वर्ष, अर्थात पूरा जो राशि का चक्र पूर्ण करते हैं वो 18 वर्ष में करते हैं। तो ये तो चलिए बात हो गई, हमने आपको काल सर्प योग के बारे में बता दिया। अब अगर आप मान लेते हैं एक आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन में केतु बैठे हैं, और तो 9 नंबर अर्थात धनु राशि में राहु महाराज बैठे हैं, और सारे ग्रह 1 से लेकर 9 के बीच में बैठे हैं, तो हमने कह दिया कि ये काल सर्प योग है। हाँ मित्रों, अब इस काल सर्प योग को तो थोड़ा बहुत देखा है हमने, क्योंकि प्रथम भाव से सप्तम भाव था, सप्तम भाव पत्नी का भी होता है, व्यापार का भी होता है, तो यहाँ पर बैठ के थोड़ा पृथक करते हैं इन चीजों को। ये हमारे अनुभव में हमेशा रहा, देखा हमने कि इनका पृथक्करण करते हैं तो उनको कुछ समस्याएं आती हैं। तो अब हम अगर ये मान लें कि राहु महाराज हमारे सप्तम भाव में बैठ के सप्तम भाव के जो भी प्रभाव होते हैं, पत्नी, व्यापार, इन सबको वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो हमें केवल राहु का उपाय करना चाहिए, न कि काल सर्प के बारे में। अब ये रहा थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि खराब काल सर्प योग। अब मित्रों यहीं पर अगर 1 नंबर मतलब कि मिथुन लगन की कुंडली छोड़ दीजिए, अब हम बताते हैं आपको मेष लगन की कुंडली। जैसे कि मेष लगन की कुंडली है तो सप्तम भाव हो गया आपका 7 नंबर अर्थात तुला राशि, और पहला हो गया मंगल की राशि मेष। अब अगर आपके मेष राशि में राहु बैठे हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 क्षमा कीजिएगा 1 से लेकर 7 तक का अगर सारे ग्रह बैठे हैं, तो भी आपको देखने में ऐसा एहसास होगा कि ये काल सर्प योग है। लेकिन मैंने आपको मित्रों ये बताया कि जो राहु और केतु है, हमारे पुराने में जो पुराने ज्योतिष थे, विद्वान थे, बारामिहिर जी, पराशर जी, नए जमाने के भी ज्योतिषियों की बात करें जो बहुत
अपनी वीरता में श्रेष्ठ रहे हैं, बीबी रमन जी या के.वी. राव जी, इन लोगों ने ये कहा कि जो राहु केतु है, राहु सर्प है, उसका जो सर है वो सर्प है, अर्थात राहु सर्प का मुंह है और जो धड़ है वो केतु है। तो अब हमने बताया कि सारे ग्रह आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेष लग्न की कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है और राहु महाराज मेष राशि में बैठे हुए हैं, मेष लग्न में बैठे हुए हैं, तो वो जो अगला जब वो घर चलेंगे तो वो मीन राशि में आएंगे। इसके बाद जब 1.5 वर्ष का समय पूर्ण करेंगे तो वो कुंभ राशि में आएंगे, फिर इसके बाद वो आएंगे मकर राशि में। अर्थात जहां राहु महाराज आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो अगर हमें सांप कोई काटता है, सांप कोई नुकसान करता है, तो आप ये मान लीजिए हमको मुंह से काटेगा, तो राहु महाराज उल्टा चलेंगे, वहां पर कोई भी ग्रह नहीं होगा। तो आप जान लें कि वो काल सर्प योग आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, अगर इस तरह की कुंडली में काल सर्प योग है भी और आप काल सर्प योग को मानते भी। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नेहरू जी, इन सबकी कुंडलियों में हमने इस प्रकार का काल सर्प योग देखा। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में काल सर्प योग हो और सचिन जी, लता जी या नेहरू जैसे फेमस, हर चीज से संपन्न, इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा अगर हमको मिल रही है, तो इस तरह के काल सर्प योग में क्या आपत्ति है। तो मित्रों, मेरा कहने का भावार्थ आप समझ गए होंगे। अब जो हमने अपने अनुभव में देखा कि जो काल सर्प योग का सबसे खराब, ये युग, हम काल सर्प योग की बात नहीं भी कर रहे हैं, यूं कर लीजिए कि राहु या केतु हमारे संतान भाव या 11वें भाव में बैठे होते हैं, तो हमने उनके जीवन में इस तरह की समस्याएं देखी कि संतान से संबंधित समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही हैं, या थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि बहुत से काम करते हैं, काम में उनको मनचाही सफलता नहीं मिलती, क्योंकि संतान भाव और प्रारब्ध भाव और शिक्षा भाव ये पंचमी का होता है। तो उनकी हमें शिक्षा भी देखी, बहुत तगड़ी नहीं हो पाती है, कर भी लेते हैं तो उसका वो लाभ नहीं उठा पाते। तो मित्रों, हम बस केवल काल सर्प, मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि राहु जहां बैठा होगा वहां केतु भी बैठा होगा। अब राहु, आप ये समझ लीजिए कि राहु उल्टी चाल चलेगा, आज मेष में है तो कल समय पूर्ण करने के बाद मीन में आएगा। अगर वहां कोई ग्रह बैठे हैं तो आप ये मान लीजिए कि उनको तो वैसे भी दिक्कत करता है। तो शुक्र के बारे में कहा जाता है कि शुक्र जहां बैठा है उसके अगले भाव को बढ़ाता है, जैसे कि अष्टम भाव में बैठा है शुक्र अगर, तो वो नवम भाव को बढ़ाएगा। इसी प्रकार राहु को भी हमने अपना अनुभव देखा है कि राहु महाराज जहां बैठे होते हैं उसके एक घर पहले अर्थात द्वादश भाव को थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो इसमें काल सर्प योग के बारे में कुछ भी नहीं है, बस ये कह लीजिए कि पंडितों ने इसको देख लिया और डरवाने के लिए हथियार बना लिया कि अब आपको काल सर्प योग बता दें और आप कहीं और जाके पुष्टि करने का प्रयास करें तो वो कहते हैं हाँ काल सर्प योग है, और हम खाम में डर जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो को देने का मेरा केवल एक यही अभिप्राय था कि आप काल सर्प दोष को समझें, डरे मत, किसी भी प्रकार से मत डरें, और सब तरह के काल सर्प योग खराब भी नहीं होते, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ देखें, और इसके बाद कहीं से जब कंफर्म हो जाए तो हम ये क्या ना कि पूजा पाठ न कराइए, चलिए इसी इसी बहाने आप भगवान के मंदिर चले जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, पुण्य का ही काम है। लेकिन अगर आप भ्रमित होके या यूं कह लीजिए कि आपको कोई चूतिया बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, पैसे भी ले रहा है, तो और आपके अंदर एक डर भी समाया हुआ है, मेरा केवल ये उद्देश्य था कि इन सब चीजों को आप तक अपना पहुंचाऊं। जो मैंने बातें कही आप देखिएगा, तो आप अपने अनुभव में भी लाइएगा कुंडलियां देख के कि जो राहु की बारी विशेषता बताई, जो केतु की विशेषता पढ़ी आपने, उनको तो आप माने, लेकिन काल सर्प योग नामक हमने आज तक किसी भी पुराने ग्रंथ में इस तरह की चर्चा नहीं देखी, न सुनी। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको आप लोग राय दीजिएगा, और किसी भी योग के बारे में आपके मन में अगर कोई भ्रांति उत्पन्न हो रही है तो हमको मैसेज बॉक्स पर जाइए, बताइए कमेंट बॉक्स पर, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपको अपना अनुभव बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।